बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपने नए चैनल फिजिक्स टाइम्स के ऊपर आपसे मुखातिब हैं और आपको हम आज प्लान देने जा रहे हैं कि हम आपकी स्टडी की जो प्रेपरेशन है वो किस तरीके से करवाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि फेब है इस टाइम, और फेब है, फिर उसके बाद मार्च है, अप्रैल में आप एग्जाम्स में चले जाएंगे। तो रफली हमारे पास 60 डेज हैं जिसमें हमने प्रॉपर प्रेपरेशन करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपका थोड़ा हाथ बटाऊं। आप तो कर ही रहे हैं प्रेपरेशन, थोड़ी सी मैं भी हेल्प करूं आपकी। और मैं माली मदद नहीं कर सकता आपकी, मैं आपकी एजुकेशन में थोड़ी हेल्प करना चाहता हूं। और उसका तरीका मैंने ये बनाया है कि हम चूंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक जो है वो पूरा साल ही पढ़ते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द बुक जो है वो थोड़ी सी वीक होती है और इन दिनों में खास तौर पर उस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। तो मैंने प्लान ये किया कि हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 वहां से आगाज करेंगे। और उसका तरीका ये बनाया गया है कि हम पूरी चैप्टर के कुछ पार्ट्स बना लिया करेंगे, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर डिसाइड कर लेंगे। जैसे मैंने 11 का डिसाइड कर लिया है कि हम 11 के दो पार्ट्स बना लेंगे। तो पहला जो पार्ट है उसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन किया करूंगा जो जाहिर बात है हमारे पेपर के 68 मार्क्स को फोकस कर रहे होंगे। 85 का पेपर, उसमें 17 एमसीक्यूज हैं, आपको पता है। और हमारे पास 44 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो टोटल वो 68 बन जाते हैं। और 24 मार्क्स का हमारे पास ऑफ कोर्स वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो होता है। तो अब हमने सबसे पहले ये तय करना है कि हम कितना चैप्टर डिसाइड करेंगे डिस्कशन का, और उसके अंदर फिर कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे किए जाएंगे। तो मैंने प्लान ये किया है कि 25 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे पूछा करूंगा। जो भी पार्ट हम बनाएंगे वो पार्ट फिर चाहे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें या 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो उसके मुताबिक हम आपको ले, आपने बिल्कुल एनर्जेटिक होकर पहले टॉपिक्स को तैयार करना है जो डिसाइड हुआ करेगा। और फिर वीडियो का पैटर्न ऐसे रखना है कि वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हुआ करूंगा, तो आपने ये नहीं कि इसको एज अ वीडियो देखना है, इसको कोई मूवी नहीं समझ लेना, इसको आपने एक प्रेपरेशन टूल समझना है। और उसका तरीका ये रखना है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से सुनना है और फौरन वीडियो बंद। तो आपने स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप का ये पूरा ये मेथड रखना है वीडियो सुनने का, तब आपको बेनिफिट होगा। आपने एक पेज निकाल लेना है, उस पर 1 से 25 तक नंबरिंग कर लेनी है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाएगा उसको पहले सुनना है, फिर अपने माइंड में सोचना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और उसको प्लान कर लेना है कि ये आंसर है। फिर जब मेरा आंसर आए तो मैच करके देखना है कि वो सही था या गलत, और फिर आपने टिक और क्रॉस करते जाना है। इस तरह आप सेल्फ असेस कर पाओगे अपने आप को कि ये पोर्शन जो है फलां चैप्टर का, ये पोर्शन मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। क्वेश्चन का थोड़ा मेथड डिफरेंट होगा, मैं इसमें बिल्कुल आपको ऑप्शन नहीं देने लगा। क्वेश्चन होगा, उसमें कभी मैं 2 ऑप्शन दे दूंगा, कभी 4, कभी 6, उसमें से आपने चुनने होंगे। कभी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कभी लॉजिकली खुद सोचना होगा और कभी आप। और इसमें एक और चीज अहम है, वो ये है कि चूंकि इस साल से आपके KUA अप्लाई होने जा रहा है, तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल, उससे रिलेटेड भी मैं आपकी काफी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह, जिससे आप इसको टैकल कर पाओगे। तो बच्चों, हम आगाज करते हैं। आप रेडी हैं? अपने अपने रजिस्टर्स निकाल लें और 1 से 25 तक काउंटिंग कर लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 11, फर्स्ट हाफ। ये हम करेंगे स्टार्ट से एडियाबैटिक प्रोसेस तक। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है बिल्कुल स्टार्ट में, कि ये बताएं, आपने सोचना है कि ठंडी चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है या गर्म चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इसका आंसर है हॉट ऑब्जेक्ट, उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब थोड़ा डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है। ये बताएं कि ठंडी चीज का हीट ज्यादा होता है या गर्म चीज का हीट ज्यादा होता है। इसका आपने बताना है कि ठंडी चीज का हीट ज्यादा है या गर्म चीज में हीट ज्यादा होता है। तो बच्चों, इसका आंसर है अनप्रिडिक्टेबल। हैरानी हो रही है ना? होनी भी चाहिए, क्योंकि इसका आइडिया हमें जरा कम होता है। हीट हम समझते हैं कि जिसमें हीट ज्यादा है वो चीज हॉट होगी,
और जिसमें हीट कम है वो कोल्ड होगी। इट्स टोटली रॉन्ग। हीट का कोई लेना देना नहीं है चीज के गर्म या ठंडे होने से। हीट का ताल्लुक तो है टोटल एनर्जी से। आप एक एग्जाम्पल को दिमाग में रखेंगे, समंदर और गर्म चाय की प्याली, इसको जब भी आप आपस में कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो समंदर है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं और चाय की प्याली में मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं। यकीनन चाय की प्याली के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है हर मॉलिक्यूल की, लेकिन वो टोटल कम बनती है। और समंदर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, हर मॉलिक्यूल की कम है, लेकिन जब सबको ऐड करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी बन जाती है। तो आपने देखा वो ठंडा होकर भी हीट ज्यादा रखता है समंदर। और चाय की प्याली के मॉलिक्यूल्स जो हैं, चाय की प्याली में जो चाय के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होकर भी टोटल एनर्जी कम रखते हैं। तो कोल्ड जो चीज होती है उसकी हीट हॉट से ज्यादा भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कोल्ड एंड द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द हॉट। सो बच्चों, इसका आंसर अनप्रेडिक्टेबल होगा। आप नहीं कह सकते कि कोल्ड में ज्यादा हीट है, कोल्ड में कम हीट है, कोल्ड में इक्वल हीट है। तीनों ऑप्शंस पॉसिबल है। ये बहुत ट्रिकी था, इसको आपने बार बार देखना है और सुनना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ये है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एवोगैड्रोस नंबर। यकीनन आपने मोल सोचा होगा। मैं भी जब खुद पढ़ता था आपकी तरह फर्स्ट ईयर में तो मैं भी मोल ही समझता था, क्योंकि मोल से इतना रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट कि इंसान सोचता है कि यही इसका आंसर है, लेकिन ये गलत है। एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट है पर मोल। और बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने फॉर्मूले से यूनिट निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर, and Avogadro's number is equal to number of molecules over number of moles, and number of molecules have no unit and number of moles have unit mole, so the net answer is per mole। तो इसका पर मोल आंसर बनेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपको कुछ यूनिट्स करवा दूं पहले, ताकि फिर हम कुछ लॉजिकल चीजों की तरफ जाएं। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट का यूनिट आपने सोचना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द आइडियल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का आपको यूनिट बताना है बच्चों कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द आइडियल गैस कांस्टेंट। अब वो मुश्किल हो जाता है याद करना, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको फार्मूले में जाना है, फार्मूले से ही निकालना है। R इज इक्वल टू PV ओवर NT एंड P हैज द यूनिट पास्कल एंड V हैज द यूनिट मीटर क्यूब। एक मेथड ये है कि आप इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, फिर न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल, थोड़े स्टेप्स करने पड़ेंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप जानते हैं कि वर्क के फॉर्मूले में भी प्रेशर और वॉल्यूम पाया जाता है। यहां से सोच लेंगे आप कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जाउल बना रहा है, तो डायरेक्ट आप आंसर दें जाउल, नंबर ऑफ मोल्स मोल एंड इट इज केल्विन। तो ये दोनों ऊपर जाकर क्या लग जाएगा, इन्हें पर लग जाएगा इन दोनों को। तो पर लगने के बाद आंसर बन जाएगा जाउल पर मोल पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5, एक यूनिट और करते हैं, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू R ओवर Na। अब इसका हमें यूनिट बनाना है, इसका आप अभी निकाल चुके हैं, जाउल पर मोल पर केल्विन डिवाइडेड बाय व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, इधर मोल और पर मोल। गुड, पर मोल, वेरी नाइस। तो पर मोल से कैंसिल हो जाएगा एंड द रेस्ट ऑफ द आंसर इज जाउल पर केल्विन। सो जाउल पर केल्विन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अब आपने बताना है कि प्रेशर थ्योरी में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आप बताइए कि वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपने खुद बताना है। ओके, योर आंसर इज राइट बिकॉज इट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, ये बताएं कि आइडियल गैस के पास कौन सी एनर्जी अवेलेबल होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो आपने इसमें से सोचना है। आइडियल गैस कोई बॉन्ड नहीं बनाती, अब जब वो बॉन्ड नहीं बनाती तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी
जीरो होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। और यहीं से क्वेश्चन नंबर 8 बन जाता है कि रियल गैस के पास कौन सी एनर्जी होगी। रियल गैस के पास चूंकि बॉन्ड होता है इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दोनों एनर्जीज अवेलेबल होंगी, बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बच्चों सोचिए कि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड करती है या इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। वेरी गुड। वो ग्राफ से आपको पता लगा कि दो ग्राफ थे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ गए और दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज एक जैसा आया। अगर पाथ पे डिपेंडेंट होते तो फर्स्ट पाथ का आंसर कुछ और होता, सेकंड पाथ का आंसर कुछ और होता। दोनों का आंसर चूंकि सेम है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ये बताइए कि इंटरनल एनर्जी के उस ग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि इंटरनल एनर्जी किसके सिमिलर है हमारी ही बुक में, पिछले किसी टॉपिक में। बहुत पुरानी बात है, चैप्टर 4 के अंदर थी, मैं आपको गेस दे देता हूं, आर्टिकल 4.3। वंडरफुल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी आपने देखा था कि हमने डिफरेंट पाथ्स फॉलो किए थे और उन डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करने से आंसर डिफरेंट नहीं आया था, आंसर सेम था। तो पाथ पर कोई डिपेंडेंस नहीं थी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंडेंस थी। तो जाहिर बात है उससे ये साबित हो गया कि ये भी स्टेट फंक्शन था और वो भी स्टेट फंक्शन है, दोनों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 11 पे बच्चों। क्वेश्चन 11 पहले गिनती लिख लेते हैं, 12, 13, 15, 16, 17, 18। ये मेरा जरा स्टाइल है, मैं 11 के बाद फिर 1 नहीं लिखता। 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ये बताइए कि हमारे पास जो गैस लॉज होते हैं वो कितने पैरामीटर्स के दरमियान होते हैं, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हमारे पास दो ही हैं फिलहाल फिजिक्स में। तो किन 4 पैरामीटर्स के अंदर हम इसे सॉल्व करेंगे? उन चारों पैरामीटर्स के नाम बताने हैं आपने। ओके, प्रेशर, वॉल्यूम, नेक्स्ट टेम्परेचर। ये सबको याद होते हैं, 3 सबको याद होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। फोर्थ भूल गए ना? यस, फोर्थ इज नंबर ऑफ मोल्स। ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसमें हम गैस लॉज बनाते हैं। अब ऐसे जरा बताइए, प्रेशर और वॉल्यूम बॉयल्स लॉ में आ गया तो ये 2 कांस्टेंट, और वॉल्यूम और टेम्परेचर चार्ल्स लॉ में आ गया, ये 2 कांस्टेंट। V और N एवोगैड्रोस लॉ में आ गया तो P और T कांस्टेंट। तो यही 4 चीजें हैं जो आपस में रिलेट करती चली जाती। यहां मैं 2 फार्मूलाज के बारे में बताना चाहूंगा जो बोर्ड में बहुत दफा आते हैं बच्चों, वो हमें याद करने हैं उन फार्मूलाज को। टेम्परेचर का फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी के साथ है उसे याद कीजिए, 2/3K एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले में वो आपको कंफ्यूज करता है इससे, इस K को वो ऊपर लिख देता है लेकिन इसमें K नीचे है। 2/3K एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर टेम्परेचर। और यहीं से मैं समझता हूं कि हमें दूसरा फॉर्म भी बनाना है और वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये आप बताएंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यहीं से देखकर बताएं क्या बनती है। 3kT/2, गुड, 3kT/2। अब आ गया है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं 11 की और जब हम न्यूमेरिकल्स में जाते हैं तो वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का एक एक्सप्रेशन लिखता है, मोलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर। इसको आपने लॉजिकली बताना है कि ये किस तरीके से बनता है, क्या मेथड है इसके बनाने का। तो इसका जवाब ये है बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स के 2 एक्सप्रेशंस हैं, एक है मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर जब इसको आप क्वालिटेटिवली डिफाइन करेंगे तो ये बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। फिजिक्स ने आपको ये मेथड दिया है, केमिस्ट्री ने ये, दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, केमिस्ट्री में ये भी लिखा हुआ है।
तो अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो इट विल बिकम m over m is equal to n over na, and you want to calculate the mass of the one molecule. So mass of one molecule can be calculated by mn over na. लेकिन अब फिर एक मसला रह गया, यहां पर n नहीं लिखा होता, क्योंकि mass of one molecule है तो n की जगह 1 पुट करेंगे, it will become m over na. So that is why this expression is there, m is equal to m over na. चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वर्क डन बाय द सिस्टम, फिजिक्स में पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? इसके मैंने एक तरीका बनाया हुआ है. वो तरीका ये है कि आपके पास ये है सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग, और रूल ये है कि सिस्टम इज माय बेस्ट फ्रेंड. सिस्टम मेरा बेस्ट फ्रेंड है. अब अगर आप सोचो आपके बेस्ट फ्रेंड को कोई मार रहा हो, इसका कुटापा चढ़ा रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, नेगेटिव लगेगा. और अगर आपका दोस्त किसी दुश्मन से लड़ता हुआ उसका कुटापा चढ़ा रहा हो तो जाहिर बात है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा. दोस्त पिटता अच्छा नहीं लगता, तो जाहिर बात है अब इसके ऊपर इस तरीके से अगर कोई मारना शुरू कर दे तो जाहिर बात है ये वर्क जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप सिस्टम को मार रहे हैं. सिस्टम आपका फ्रेंड है. तो बच्चों जब ऑन द सिस्टम वर्क होगा ये नेगेटिव होगा, और जब सिस्टम काम कर रहा होगा तो वो पॉजिटिव होगा. ये टेक्निक है डायरेक्टली याद रखने की वर्क को. दूसरा जो लॉजिकल तरीका है उससे आप देखें तो जब भी सिस्टम में हीट इन होगी तो ऑफ कोर्स वर्क आउट होगा. फिजिक्स में जैसी हीट होती है, जैसा मुंह वैसी चपेट, जैसी हीट होगी वैसा वर्क होगा. हीट इन अगर पॉजिटिव है तो वर्क आउट भी पॉजिटिव होगा, और अगर हीट आउट नेगेटिव है तो वर्क इन भी नेगेटिव होगा. हीट इन वर्क आउट एंड वर्क इन हीट आउट. तो आपने वर्क को या तो हीट के साइन से याद करना है या इस मेथड से याद करना है. मैंने पूछा बाय द सिस्टम, तो यानी आपका सिस्टम काम कर रहा है. वेल एंड गुड, सो दिस इज पॉजिटिव. और ऑन द सिस्टम वर्क करेंगे, सिस्टम को मारेंगे तो ये नेगेटिव होगा. तो ऑन द सिस्टम नेगेटिव एंड बाय द सिस्टम वर्क इज पॉजिटिव. सो दिस इज द मेथड टू जस्टिफाई कि विच इज पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव. उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन की भरमार आ गई, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. अब जरा क्विकली बताना है आपने, इस फॉर्मूले में Q कब जीरो हो जाता है? So आंसर इज एडियाबैटिक प्रोसेस. उसके बाद डेल्टा U कब जीरो हो जाता है? द आंसर इज आइसोथर्मल प्रोसेस. W कब जीरो हो जाता है? द आंसर इज आइसोकोरिक प्रोसेस. और तीनों के तीनों अवेलेबल कब होते हैं? कोई भी जीरो कब नहीं होता? द आंसर इज आइसोबैरिक प्रोसेस. ये चूंकि मैंने अल्फाज बोले हैं तो इसके अल्फाबेट से आप पता लगा सकते हैं कि किसकी बात है. थोड़ा सा मैं लॉजिकली बता दूं, एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट आती है ना जाती है तो Q जीरो. आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट, U कांस्टेंट, डेल्टा U जीरो, इसलिए जीरो हो जाता है. आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो, और W का फॉर्मूला यहां भी लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V जीरो, सो W इज आल्सो जीरो. तो दिस इज द मेथड कि आप इन तीनों. और जब आइसोबैरिक प्रोसेस होगा तो फिर कोई भी चीज कांस्टेंट, कोई भी चीज इसमें से U कांस्टेंट नहीं होगा इसलिए जीरो नहीं होगा, V कांस्टेंट नहीं होगा ये जीरो नहीं होगा, हीट एक्सचेंज खत्म नहीं होगी इसलिए Q जीरो नहीं होगा. तीनों चीजें अवेलेबल होंगी आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस में बनता है उसे क्या बोलते हैं? आइसोथर्म. आइसोथर्म 21. बच्चों अब मैं आपसे पूछता हूं, PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट. बॉयल्स लॉ है या चार्ल्स लॉ है? इज इट अ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ? दिल कर रहा है ना बॉयल्स लॉ कहने को? कहना नहीं है, इट्स नॉट अ बॉयल्स लॉ.
यही बात इसमें याद रखनी है कि अगर कहा जाए पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट बिलोंग्स टू, तो दिल करेगा बॉयल्स लॉ कहने को, लेकिन बॉयल्स लॉ नहीं मानना इसे। इसमें दो प्रॉब्लम है। नंबर वन प्रॉब्लम इज द पावर ऑफ द वॉल्यूम इज ग्रेटर देन वन, और बॉयल्स लॉ में पावर ऑफ द वॉल्यूम वन होता है। एंड पॉइंट नंबर टू, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना जरूरी है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, सो ये बॉयल्स लॉ नहीं है। 22, ये बताना है आपने कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन किस कॉस्ट पे होती है, कौन सी चीज कंज्यूम होती है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। नेम दैट पैरामीटर, एंड द आंसर इज इंटरनल एनर्जी। टायर का फटना, सिलेंडर का बस्ट हो जाना, उसमें कहां से एनर्जी आती है? गैस की अपनी जाती एनर्जी कंज्यूम होती है, और उससे सिलेंडर बस्ट कर जाता है या टायर फट जाता है, तो सिस्टम के पास एनर्जी कम रह जाती है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। एंड द क्वेश्चन नंबर 23, 4 एंड 25। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों कि आपने ये बताना है कि कौन सा प्रोसेस फास्ट है और कौन सा स्लो। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से आपको बताना है कौन से प्रोसेस फास्ट होते हैं और कौन से स्लो होते हैं। आंसर इज आइसोथर्मल प्रोसेस is slow and adiabatic processes are fast. 24, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप हीट सिस्टम को देते भी हैं, हीट सिस्टम से लेते भी हैं। ये इसका लॉजिकल आंसर सोचिए कि क्या वजह है कि हीट देने के बावजूद सिस्टम हीटअप नहीं होता, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, और हीट लेने के बावजूद सिस्टम कूल नहीं करता, ठंडा नहीं होता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आंसर इज सिंपल। इस प्रोसेस को आपको इंतहाई स्लो करते हैं, बहुत प्रोसेस को स्लो करते हैं। हम इतना टाइम ही नहीं देते सिस्टम को कि एनर्जी परमानेंटली वहां स्टे कर जाए। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी, जी आप बताइए। जी बिल्कुल, वंडरफुल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एक ऐसा कैशियर जो बैंक में बैठा हुआ है, उसके बाद लाखों रुपया डेली आता है, लेकिन आर्जी तौर पर पैसा आया अकाउंट में गया, पैसा आया अकाउंट में गया। उसकी जेब में जितने पैसे पड़े थे वो उतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। बिल्कुल वही काम आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। आता बहुत कुछ है, लेकिन उस शख्स के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह अगर चला भी जाए, पूरे बैंक का सारा पैसा भी चला जाए, उसकी जेब का 1000 रुपया वैसा का वैसा रहेगा। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। वेरी गुड। उसके बाद ये बहुत अच्छा, आपने जबरदस्त लॉजिक बताया, जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, ये भी मैं लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूं। और क्वेश्चन 24 का ये बताइए कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, ये किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, और टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन कितने? मुश्किल कर दिया थोड़ा सा। फर्स्ट आंसर तो ठीक हो गया आपका कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ये तो बहुत ही आसान बात थी। टोटल कंजर्वेशन है कितनी? डिस्टर्ब हो गए ना आप? तो टोटल कंजर्वेशन 4 हैं, एनर्जी, मैस, मोमेंटम एंड चार्ज। और मैंने इस पे शेर भी सुनाया था, बका बेशक बरा, ये मेरा जाती शेर है, बका बेशक बराए 4 है, क्यू एम की पीई की बचा इनके सिवा कुछ हो, कभी ये हो नहीं सकता, स्पीडें कांस्टेंट होने पे इसरा हो नहीं सकता, बपा हो जिस्म पे सकता तो इसरा हो नहीं सकता। याद आया ना? क्यू एम पी ई, क्यू इज चार्ज, एम इज mass and E is energy and P is momentum. And the last question बच्चों, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये हमारे पास लॉजिक आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की लॉजिक ये है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। फिजिक्स की तमाम इक्वेशंस डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना जरूरी है। जब तक वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं होती, डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना मुकम्मल करेक्शन की इलामत नहीं होती, ये आधी करेक्शन आप कह सकते हैं। कभी ये 100% करेक्ट होती है, कभी नहीं होती।
किसी इक्वेशन, मसलन इस इक्वेशन में 2 लिखना है, तो ये डायमेंशनली अब भी कंसिस्टेंट होगी लेकिन प्रैक्टिकली कंसिस्टेंट नहीं होगी। तो बिकॉज इट इज फिजिक्स लॉ, सो इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। तो जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होगा वो डायमेंशनली लाजमी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन जो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव होना जरूरी नहीं है। सो बच्चों, आज की डिस्कशन यहीं पर हम इख्तिताम पजीर करते हैं, और आपने अपने कमेंट्स बताने हैं कि आप को ये कैसी लगी वीडियो, और इससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या कोई फायदा वैदा होगा, या इसको बंद कर दें इस सिलसिले को। अच्छा चलें, फिर भी आप सोच के बता दें, अभी तो आप कर रहे हैं बात, लेकिन आप बाद में भी बता दें कि कोई फायदा नहीं है जी, टाइम जाया हो रहा है, तो बंद कर देंगे इसको। अल्लाह हाफिज बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स को मेंटेन करना है, ना ज्यादा सोना है ना ज्यादा खाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है ताकि आप कंपीट कर सको अपने एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज।